हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं जून 2023 की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ी थी मई 2023 की। लेकिन आप लोगों के वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है उसके नोट्स कैसे बनाए जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मैगजीन होती है, इतनी वास्ट मैगजीन होती है और क्लासेस भी लगभग 50 टू 55 मिनट्स की होती है, जिसमें 4 से 5 टॉपिक कवर होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जा रहा है और बोरियत सी हो जा रही है, क्योंकि नो डाउट विज़न की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्द होते हैं, वो थोड़ी जटिल भाषा होती है। लेकिन फिर भी पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए ग्लैंस एकेडमी के द्वारा, अर्थात हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है। पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है कि कहाँ इसकी आवश्यकता है और कहाँ पे इसकी नहीं आवश्यकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी क्लास के लिए कि सर इस पर एक शॉर्ट नोट्स बनाने की एक स्ट्रैटेजी को बताइए, जिस तरीके से मैं अपने मंथली टारगेट्स को पूरे करता हूं, कि जो भी मैगजीन आती है मंथली, जो मैं आप लोगों से क्लास के रूप में डिस्कस करता हूं, उसके मैं खुद भी अपने लिए एक शॉर्ट नोट्स बना के चलता हूं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट मत कीजिएगा कि सर शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ दे दीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कल की क्लास में या परसों जब मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस किया तो एक दो लोगों के कमेंट आए कि सर हमें शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ दे दीजिए। अब देखिए, नॉलेज का लेवल सबका अलग अलग हो सकता है, आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप मुझसे बेहतर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, या हो सकता है आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो। तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से नोट्स बनाता हूँ। जो चीज़ें मुझे पता होती हैं वो मैं नहीं बनाता, और जो मुझे पता नहीं है वो मैं नोट करता हूँ सही तरीके से। तो आपके लिए वो काम करेगा कि नहीं करेगा ये मैटर डिलाई कर जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से खुद ही अपने उस पैटर्न पे नोट्स बनाइए, जिसके लिए मैं आपको बीच बीच में गाइडेंस देता रहूँगा। मैंने बताया घटना चक्र में कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है, हम उसके लंबे लंबे टॉपिक को कैसे 3-3 पेज के टॉपिक को कवर करें कि 1 से आधे पेज में नोट्स तैयार हो जाए, और हम बाद में मंथ के एंड होने से पहले हम उसको रिवीजन कर लें, ताकि अगले मंथ की मैगजीन आने पर हमें वो लोड ना रहे। तो चलिए, मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिन पर मैं डिस्कस करूंगा, और ये ध्यान दीजिएगा, ये हर महीने के लिए उसी तरीके से टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर मान लीजिए 5-6 टॉपिक आपको बताऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसके बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी पे अप्लाई नहीं होगा। वो फिर आपका पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, सोसाइटी और सभी सेगमेंट पर उसी पैटर्न में आपको नोट्स बनाने होंगे। देखता हूँ कि आप लोग कितना समझ पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी और भी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप जरूर भेजिएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। थोड़ा समय लगता है, 2 से 4 दिन, थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है, लेकिन आपकी क्वेरी के लिए हम जरूर क्लास लेकर आते हैं, वीडियो बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा जैसे सबसे पहले कि पॉलिटिक सेगमेंट में कि नया संसद भवन, और इसी तरीके संक्षिप्त सुर्खियों में राज्यपाल की शक्तियां, इस पर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो इसका मतलब केवल इसका नहीं बनाना है, ये पूरी आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आप इसी पैटर्न पे बना सकते हैं, क्योंकि विजन आईएएस की मैगजीन की एक खासियत है कि वो एक ही पैटर्न पर लिखती है हर महीने की मैगजीन को, हर टॉपिक को भी। अगर आपने एक बार पैटर्न को समझ लिया नोट्स बनाते समय, तो आपको बार बार चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से जो है कि मास्टर हो जाएंगे नोट्स बनाने में। सेकंड मैं देखूंगा इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे इंडिया नेपाल रिलेशन और मध्य एशिया में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है, इसके बारे में। तो हम इन दोनों टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें नोट्स बनाएंगे इसका। अर्थव्यवस्था में देखें तो राज्यों का पूंजीगत व्यय और महत्वपूर्ण खनिज, इस पर मैं जो है कि चर्चा करूंगा, ताकि आप यहाँ पे समझ पाएं कि कैसे हम इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। इन्वायरमेंट पे अगर हम बात करें तो हिंदू कुश हिमालय और एनर्जी ट्रांजिशन। तो आज मैं केवल इन्हीं 7 से 8 टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और इसी तरीके से आप सभी टॉपिक्स पे हर महीने की मंथली मैगजीन पर कवर कर सकते हैं, और अपने शॉर्ट नोट्स बना के मुश्किल से 10 से 12 पेज में या 15 पेज में अपनी मंथली मैगजीन को कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक आपके सामने आ गया है, नया संसद भवन। अब देखिए, यहाँ पर हम टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास इसको कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके। बस यहाँ पे ये समझना है कि हमें इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, और ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ टॉपिक ही हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जहाँ से आपको ये पैटर्न सीखना है। तो देखिए, पहला आपका बात आती है कि हम विजन आईएएस की मैगजीन क्यों पढ़ते हैं। भाई, विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते हैं क्योंकि यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होती है।
लास्ट में इसका एक वर्जन आता है 365, पीटी के लिए 365 और मेंस के लिए आता है 365, जो कि हम लोग पीटी और मेंस दोनों से पहले पूरी चीज़ को पढ़ेंगे ताकि और भी अच्छा आपका रिजल्ट आ सके। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो हम टॉपिक का कवर करेंगे ना दोस्तों नोट्स बनाते समय, उसमें हम ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग क्या है। बस हम एक तरीके से उस नोट्स को, जो इतना बड़ा नोट्स है, उससे हम शॉर्ट में लिख के तैयार कर लें, जिसमें हमारे प्रीलिम्स के भी फैक्ट होंगे, मेंस के भी फैक्ट होंगे। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रीलिम्स के लिए आप फैक्ट याद करते ना, वही आप मेंस की आंसर राइटिंग में लिखते हैं, जो डेटा का काम करता है, डाटा का, जिससे आपके आंसर की क्या होती है, ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है। यानी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने केवल हवा में बात नहीं की है, बल्कि साथ में कुछ फैक्ट भी दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं, योजनाएं भी लिखी है। वही आपका प्रीलिम्स हो जाता है, वही आपके मेंस में आंसर राइटिंग में काम करता है। तो हम लोग अलग अलग नहीं समझेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इस नए संसद भवन में हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए कि चर्चा में क्यों है। भाई चर्चा में क्यों है, ये होना चाहिए हेडिंग। सबसे पहले आपका एक A4 साइज का पेपर होगा और इसमें यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है, तो इस चीज़ को आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो बात आती है कि नया संसद भवन अगर तैयार हो गया तो वर्तमान वाले का क्या होगा और ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि हम नए को बना रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ अगर तथ्य आपको पता हो, जैसे अगर आप लोग बीपीएससी 2019 का या फिर 2020 का, आई थिंक आप 2020 और 21 का देखिएगा, इसमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है नई संसद भवन का, इसको किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। उसमें एक ऑप्शन था टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये सब चीज़ें क्या होती, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऐसे आपको बनाना है और आपने कुछ तथ्य संबंधित लिख दिया कि भाई इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 1931 में किया गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भवन ही आते हैं। अगर वो इम्पॉर्टेंट भवन के साथ अगर आपको मैगजीन में मिलता है कि आदि या इत्यादि या ईटीसी, इसका मतलब हो गया कि अभी और भी लिस्ट लंबी है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है उस लिस्ट को उठा के पूछ ले जो आपने लिखा ही ना हो। लेकिन जहाँ पे लिमिटेड चीज़ें होती हैं, 3 से 4 ही काम हो रहे हैं, 3 से 4 उदाहरण हैं, तो आपको वो लिखना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें, तो भाई आपको राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट, इतनी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको लिखना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान संसद के बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप उसको कवर करिए। जैसे मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर का आधार लिया गया गोल बनाने के लिए, ये वर्तमान का था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको खुद एक कॉमन सेंस लगानी होगी कि भाई वर्तमान में नई संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ये जो प्रश्न होते हैं इस तरीके के, ये मेंस में पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 आपका जो होता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, उसमें सीधे पूछ लेगा कि भाई वर्तमान में जो नई संसद है जिसका निर्माण हुआ है, हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या पुरानी संसद अनावश्यक होगी और प्रासंगिक होगी, इसके बारे में अपने तथ्यों के साथ उत्तर की विवेचना कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो आपको देखिए पॉइंट कलेक्ट करने, न कि पूरी की पूरी मैगजीन को लिख दिया जाए। अगर पूरी मैगजीन छाप देंगे तो इससे बेहतर है कि आप अपनी विजन आईएएस की मैगजीन ले लीजिए। जैसे अब पहली चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये हेडिंग है, इसको नोट करिए कि सांसदों के बैठने के लिए जगह कम है। बिल्कुल पता होना चाहिए कि सांसदों के बैठने के लिए जगह कम है। इसका मतलब हो गया कि जो वर्तमान में संसद है उसमें लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, इनको जोड़ोगे तो लगभग 700 प्लस जो है कि सीटें होंगी। लेकिन ये जो सीटें हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर है, जो 2026 तक ही रहेंगी। लेकिन अब जो आएगा 2021 का आंकड़ा, हालांकि अभी जनगणना नहीं आई है, उसके माध्यम से 2026 के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो ये इतनी ही नहीं रह जाएंगी, लगभग 1300 के आसपास चली जाएंगी, 1200 के आसपास सीटें चली जाएंगी। तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, केवल बस एक हेडिंग बनाया आपने और इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको कैसे डिटेल करना है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है सर कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं कैसे लिखूंगी, केवल हेडिंग से मेरा काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों अभी आपको करंट अफेयर्स के फिर नोट्स नहीं बनाने चाहिए। पहले अपनी बेसिक बुक पे आपको पकड़ बनानी होगी, एक स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ने होंगे बुक के साथ, और मैगजीन को आप फॉलो करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ी सी नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाए, जो स्पेशली 12th पास करके आए या ग्रेजुएशन अभी पास करके आए, उनके लिए स्पेशली मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले अभी अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए और स्टडी करिए और पढ़ते रहिए लगातार, उसके बाद आप नोट्स बनाने की कोशिश करें। लेकिन जो लोग तैयारी के फॉर्म में पहले से ही चल रहे हैं वो नोट्स बना नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा हो गया है, क्योंकि आजकल जो है कि बहुत सारी सेवाएं बढ़ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी का युग है।
कहते हैं ना औद्योगिक क्रांति 4.0 चल रहा है, साइबर से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हमारी पुरानी संसद जो 1935-40 में बनी थी उस समय मतलब कि इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वो सारी सुविधाएं इसमें नहीं है, तो वर्तमान में ये पता होना चाहिए। फिर संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंता, क्योंकि दिल्ली जिस समय निर्मित हुई थी वो सब भूकंप क्षेत्र 2 में थी, यानी भूकंप नहीं आता था, लेकिन अब जो आ गया है जोन, अब भूकंप का क्षेत्र 4 आ गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको कवर करते हुए हेडिंग बनानी होंगी। फिर कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, क्योंकि पुरानी संसद का जो क्षेत्रफल था एरिया का वो कम है, नई वाली संसद का क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ स्टाफ बढ़ रहा है, स्टाफ बढ़ने के साथ प्रतिनिधि लोग बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़, तो स्टाफ बढ़ने से उनके लिए काम करने की जगह कम है। लेकिन अब इसी के साथ आपको क्या बताना होगा कि अब इसी के साथ आपको नए संसद भवन की विशेषताएं भी बतानी होंगी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। अब ये क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे सेंगोल का दे दीजिए। इनमें जो 3 गेट बने हैं जो जल थल नभ को समर्पित है, इनके क्रमशः नाम जो है वो लिख सकते हैं आप लोग। और एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित जो भी ये हेडिंग में पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ी से इसका फर्श बनाया गया है, तो वैसे तो इसकी जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है पूछने को पूछ लें, ऐसी चीज़ हो गई। फिर अब दूसरी हेडिंग लिखी विशेषता में आधुनिक अवसंरचना है, नई नई, जैसे भूकंप रोधी है, सुरक्षा इसमें है, क्योंकि अफजल गुरु के समय में 2001 में उसने क्या किया था, संसद पर अटैक किया था, तो संसद अटैक से भी सुरक्षित रहे, ये भी चीज़ देखनी है। हरित परिवेश, बिजली खपत को कम करना है, पेपरलेस होना, तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। और इसका स्ट्रक्चर भी विशाल है, क्योंकि जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, 888 + 384 1272, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया राज्यपाल की शक्ति, ये इन शॉर्ट वाला है। शॉर्ट में कैसे, तो पहले सबसे पॉइंट क्या करना है कि भाई पता रहना चाहिए कि चर्चा में क्यों था। वैसे तो राज्यपाल पॉलिटी में हमेशा रहता है, लेकिन चर्चा में क्यों आया, क्या इसकी वजह बनती है कि प्रीलिम्स में प्रश्न बनेगा, तो राज्यपाल से तो हर बार बनता है एक प्रश्न। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने से राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया, तो ये चर्चा में थी बात। अब यहाँ से आप राज्यपाल के बारे में लिखेंगे कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख है तो वो क्या क्या शक्तियाँ उसकी, कार्यकारी, न्यायिक, विधायी। अब यही लिख देंगे कार्यकारी में क्या करता है, स्पेशली वो किसी भी चीज़ को नियुक्त करता है। न्यायिक में क्या करता है, किसी भी संबंधित सजाओं को छूट देता है, बस एक शब्द में लिखिए, सजा में छूट देना। कार्यकारी मतलब नियुक्ति करना, और ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो किसकी किसकी नियुक्ति करता है। अगर आपको लगता नहीं पता है तो आप एक एक शब्द में लिख सकते हैं। जैसे आप राज्यपाल को देखेंगे कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चीफ प्रॉक्टर होते हैं, मतलब कि वाइस चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और जितने भी राज्य आधारित आयोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, उनके हेड की। तो ये कुछ आप लिख सकते हैं। विधायी शक्ति का मतलब हो गया अपने जो विधेयक आते हैं उसमें मंजूरी देगा, या तो उसे अस्वीकार करेगा या फिर अध्यादेश। तो ऐसे एक एक शब्दों में आप लिख सकते हैं। फिर राज्यपाल की शक्तियों के जो दुरुपयोग हुए हैं तो वो आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे। राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, क्योंकि केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 200 का प्रयोग करके राज्य के विधेयक को क्या करता है, लंबित कर देता है। और उससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब जो आयोग हैं, जैसे कि राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, वेंकटचल, इनकी एक एक बातें लिख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि इनमें एक एक इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। जैसे सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल के पद को 5 साल तक निश्चित कर देना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर ही इसके पद का जो है कि दुरुपयोग तो नहीं कहेंगे, कि इसको जो है कि पद से हटाना चाहिए, अर्थात इसकी जो है कि कार्यकाल को संवैधानिक कर दो 5 साल तक। पुंछी आयोग ने भी कहा था कि राज्यपाल को फुटबॉल की तरह मत प्रयोग करिए, कि मतलब जहाँ चाह वहाँ राज्य में आप केंद्र सरकार भेजती रहती है। तो ऐसे जो है कि इनकी रिपोर्ट्स लिखिए। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, और इसमें मैंने आपसे कहा कि भारत और नेपाल के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो जरा भारत और नेपाल के बारे में देख लेते हैं। कहाँ गया, खो गया क्या, नहीं मिल गया। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, इससे हर साल एक प्रश्न आता है कि भारत और पड़ोसी देश, ये जीएस पेपर 2 जब आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है दोस्तों, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप अगर सिविल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस, तो सिलेबस को जरूर अपने पास रखिए और उसे रोज देखिए, उसे देखिए कि ये टॉपिक कहाँ से लिंक हो रहा है। अब आपने पढ़ तो लिया भारत नेपाल संबंध, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक किस में आएगा, जीएस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, पता ही नहीं। जीएस 2 में एक सेगमेंट आता है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें लिखा होता है भारत और उनके पड़ोसी देश। तो भारत और पड़ोसी देश के संबंध के रूप में अक्सर प्रश्न आता है हर बार मेंस में, भारत और नेपाल। तो अब इसका नोट्स कैसे बनाएं,
तो फिर वही बात, चर्चा पे क्या लिखना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम लिखिए, पुष्प कुमार दहल जो भी प्रचंड वगैरह हो या केपी ओली शर्मा, तो उनके द्वारा लिखिए कि भाई ये आए थे भारत की यात्रा पे। कब आए थे ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रमुख पहल हुई और समझौतों को एक लाइन में लिखिए कि क्या हुआ, सीमा विवाद को सुलझाने का संकल्प। और यहाँ पे आप देखो कि रुपीडीहा और नेपालगंज में एक एक चेक पोस्ट का निर्माण, और साथ ही साथ भारत नेपाल सीमा पे ये चेक पोस्ट और फुकोट। तो ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के, किन दो देशों के बीच में, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो ऐसे ये चीज़ों को इंपॉर्टेंट जो होती है फैक्ट को, उसको आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने क्या हेडिंग डाली है मेन, कि कौन कौन सी पहल हुई है। तो हमने इस पहल के साथ साथ क्या लिखा कि विद्युत के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। विद्युत के क्षेत्र में ये पहला त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार होगा। तो इसमें आपको बताना होगा त्रिपक्षीय का मतलब क्या हो गया, कि इसमें तीसरा देश कौन शामिल हो रहा है, बांग्लादेश शामिल हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, तो मैंने ये बताया आपको। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। वहीं पारगमन ट्रांजिट रूट की बात हो रही है, तो आप सीधे लिख दीजिए कि नेपाल क्या करेगा, नेपाल को भारत एक ट्रांजिट रूट दे रहा है। जल विद्युत पे सहयोग हो रहा है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है कि $680 मिलियन का क्रेडिट दिया गया। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बनाने हैं, और सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ नहीं लिखनी होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट आता है कि ये भी पता होना चाहिए कि भारत के लिए नेपाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसकी हेडिंग ही लिखिए, सामरिक अवस्थिति है, भाई बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है दो महाशक्तियों के बीच में, चाइना और भारत के बीच में। आंतरिक सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे आंतरिक खतरे पैदा होते हैं हमारे भारत में। सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सुरक्षा, और साथ ही साथ बाढ़ जल प्रबंधन और जल विद्युत विकास, क्योंकि जितनी भी नदियों का पानी है मैक्सिमम नदियाँ नेपाल से होते हुए आती हैं। अगर वहाँ पे डैम नहीं बनेगा, जल विद्युत परियोजना नहीं बनेगी, तो भारत में अक्सर बाढ़ की समस्या बनी रहेगी। तो ये संबंध को अच्छे करने के लिए महत्व भी लिखना होगा। तो एक हेडिंग डाली आपने कि भारत का मतलब भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 हेडिंग लिख दी। और उस हेडिंग के अंतर्गत क्या इस डिटेल करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा मेंस की आंसर राइटिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो पहले आपको आईआर को पढ़ना होगा अच्छे से, इंटरनेशनल रिलेशन को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच में प्रमुख सहयोग के क्षेत्र क्या हो सकते हैं। जैसे आर्थिक सहयोग, तो आर्थिक सहयोग में आप देख सकते हो कि एफडीआई का बड़ा स्रोत देखने को मिलता है नेपाल के प्रत्यक्ष स्रोत के लिए। भारत कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी, अब ये हेडिंग डाल के आपको 1 2 एग्जाम्पल लिख देने कि भाई सड़कों के सुधार, सीमा पार रेल संपर्क की व्यवस्था की जा रही है। बहुपक्षीय समझौते जैसे BBIN है, बिम्स्टेक है, और साथ ही साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन है, सार्क है, यहाँ पे इन दोनों का सहयोग है। डिफेंस में आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, गोरखा रेजिमेंट में। और इसी तरीके से ऊर्जा में क्या सहयोग हो रहा है, तो 1971 का समझौता लिखो। पाइपलाइन जो है कि समझौता लिखो, जो मोतिहारी आमलेखगंज, ये भी आपके 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया बीपीएससी के। और जल विद्युत सहयोग, जल विद्युत सहयोग में आप अगर कोई नई जानकारी मिल रही हो तो आप उसे लिख सकते हो। जैसे पश्चिमी सेती एवं सेती नदी को विकसित करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे एक नोट्स और बनाइए कि पश्चिमी सेती नदी किसकी सहायक नदी है, कर्णाली नदी की है। तो ये एक प्रीलिम्स हो सकती है। कल्चरल हो गया, कल्चरल के आधार पे आप लिख दीजिए कि काठमांडू में खोला जा रहा विवेकानंद भारती केंद्र, और वहीं नेपाल के लुम्बिनी में भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत खोला जा रहा है। तो ये हो गया। लेकिन यहीं पे अब आप मेंस के लिए ही लिख रहे हैं, तो मेंस के लिए जो हेडिंग काम आती है कि आपका आंसर पूरा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है भारत और नेपाल के संबंध बहुत नए प्रेमी जोड़े की तरह चल रहे हो कि नहीं एकदम सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना। संबंध में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी होती। तो आपको बताना पड़ेगा सीमा विवाद का मुद्दा बना पड़ा है लगातार, जैसे लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक, इनको लिख दीजिए कि अभी हाल ही में नेपाल ने अपने मैप में इसे दिखा दिया। चीन का प्रभाव, लगातार नेपाल बार्गेनिंग करता है भारत से और चाइना कार्ड खेलने का कोशिश करता है BRI में शामिल होकर। विश्वास में कमी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसे आतंकवादी और जाली नोट, जैसे फर्जी वेब सीरीज आपने देखी होगी शाहिद कपूर की, उसमें यही तो होता है। गोरखा के मेनन भी है उसमें बहुत बड़े कैरेक्टर के रूप में। गोरखा संबंधी मुद्दे, ये वाली बात हो गई। फिर कनेक्टिविटी और साथ ही साथ शांति और मैत्री संधि। तो आपको ये डिटेल नहीं करना है, बस हेडिंग को लिख लेना है अपने पास, और हेडिंग में ही आपको इतना समझ होनी चाहिए कि हाँ इस हेडिंग का मतलब क्या है, कि मैं और क्या कर सकता हूँ, इसमें और क्या चीज़ें लिख सकता हूँ। वहीं इसी तरीके से आप देखेंगे कि डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों पर जोर। अब ये आगे बढ़ने के संबंध को आगे बढ़ाने की क्या राह हो सकती है कि भाई डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे UPI जोड़ रखा है भारत और नेपाल ने आपस में पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए, और भी चीज़ें इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। और सीमा विवाद को शांत करने के लिए समाधान खोजिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जो बहुमंच होते हैं, बहुपक्षीय मंच, उस पर जो है कि नेपाल और भारत के साझा हित होने चाहिए। सतत भागीदारी और हवाई संपर्क में वृद्धि करिए, मैत्री संधि। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो,
क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप नोट्स छोटे छोटे बनाइए और यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि एक टॉपिक को लेने के बाद हमने चर्चा में क्यों है, उसके कुछ मुख्य बिंदु, कुछ हेडिंग्स कि उसका कारण क्या है, क्या उसके बीच संबंध है, कौन कौन से समझौते हो रहे हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, चुनौतियां क्या है, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल से समझनी है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हम एक टॉपिक लेते हैं, महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को जो है कि देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ एक ही पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ अलग पैटर्न नहीं रहेगा, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं कि कैसे मुझे अपने नोट्स तैयार करने हैं, ताकि लास्ट टाइम पे मंथ के एंड होने से पहले, नई मैगजीन आने से पहले एक हफ्ते में हम पूरे 15 से 20 पेज को रिवीजन कर सकें। और नो डाउट मैं बनाता हूँ दोस्तों 15 से 20 पेज के अंदर बन जाते हैं, मतलब 15, 16, 14 ऐसे पेज लगते हैं, तो आपका भी जो है कि इतने ही पेज में होगा। हो सकता है अगर शुरू में कर रहे होंगे स्टार्टिंग पहली बार नोट्स बनाने की, तो हो सकता है वो 25 से 30 पेज हो जाए, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की जब ऐसे बना लेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि आपको किसका नोट्स बनाना था, किसका नहीं, कि सर ने क्या क्या बताया था, आप उस चीज़ के डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो नो डाउट 15 से 20 पेज में ही जो है कि कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि महत्वपूर्ण खनिज चर्चा में क्यों भाई, तो खान मंत्रालय ने कोई पहली बार एक रिपोर्ट जारी की इस नाम से। अब क्या होगा, प्रीलिम्स में यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लेगा, सीधा प्रश्न पूछ लेगा। अच्छा, फिर अब आगे देखिए कुछ संबंधित तथ्य हैं। अब तथ्य में क्या कह रहा है कि 17 दुर्लभ और 6 प्लैटिनम, तो ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जिसको आप सीमित रूप में नहीं याद कर सकते, तो आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन ये जरूर लिख सकते हो कि भारत की महत्वपूर्ण खनिज पहचान की प्रक्रिया के उद्देश्य क्या है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इनको अपने छोटे छोटे लाइन में लिखिए कि भाई भारत के लिए जो महत्वपूर्ण खनिज है उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण खनिज किसे कहते हैं, गौण खनिज किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी कल की क्लास में बताया कि बालू जो होता है यानी रेत खनन, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि रेत क्या होता है, एक गौण खनिज होता है। तो महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल से इन शॉर्ट लाइन में लिखो कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के निर्माण हेतु एक बेस प्रदान करते हैं, यानी कि जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके लिए क्या करते हैं, ये एक तरीके से कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, इन्हीं को हम महत्वपूर्ण खनिज कहते हैं। इसके बिना वो टेक्नोलॉजी अधूरी रह जाएगी, जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, तांबा। भारत के लिए अब यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है, या फिर आप अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि महत्वपूर्ण खनिज के रूप में जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए भारत इन देशों पर निर्भर है। हाल ही में लिथियम की खोज मिली है जम्मू कश्मीर और राजस्थान में, जहां से ये पता लगता है कि अब हम लिथियम पर हो सकता है आत्मनिर्भर हो जाएं और इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट घट जाए, तो लिथियम आयन की बैटरी जो है कि कीमत कम हो जाएगी, तो मोबाइल के प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिंकिंग भी आनी चाहिए, तो आप इनके फैक्ट को कवर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व क्या है, तो हम लिखेंगे भाई, हेडिंग लिख दीजिए बस आप सीधे कि इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप ये देख सकते हो। इसके बारे में अगर आपको लगता है कि पूरी डिटेल लिखनी चाहिए तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण खनिजों के जब प्रचुर भंडार होंगे तो भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। तो नो डाउट जो हमारा बहुत बड़ा जो राजकोषीय दबाव होता है, जो पैसा होता है जो इन खनिजों को आयात करने पे जाता है, वो बचेगा। जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, जलवायु के अनुकूल जो है कि हम कार्य करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर पैनल और पवन टरबाइन। फिर रक्षा के लिए हम लिथियम एरोस्पेस में यूज कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए। वहीं फिर इससे एक और हेडिंग आपकी बनती है कि महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी चिंताएं। तो चिंता क्या भाई, आयात पर निर्भरता लगातार बनी हुई है अभी भी, तो इस चीज़ को कम करना है। आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाती है कभी कभी, जैसे यूक्रेन वॉर हुआ तो हमारी बहुत सारी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से। तो अगर हम उसमें आत्मनिर्भर रहते तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर व्यापार की नीतियां हमारे यहाँ कैसी हैं, इसको भी फोकस किया जाना चाहिए। और आवधिक आकलन का अभाव, अब यहाँ पर आवधिक आकलन अगर आपने लिख दिया तो बस इतना ही सफिशियंट है। अगर आप उसके बारे में 1-2 लाइन और लिखना चाहते हो तो एक आध लाइन लिखिए, ज़्यादा लंबी लाइन मत बनाइए। लेकिन ध्यान देना, जो इधर ये बॉक्स जैसे बने होते हैं ना, अक्सर जो है कि विजन आईएएस क्या करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐसे बॉक्स में, डायग्राम में देता है, इसे जरूर लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है कि महत्वपूर्ण खनिजों की वैल्यूज चेन में 5 स्तंभ आते हैं, तो ये पूरे के पूरे आपको 5 स्तंभ को लिखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये पीडीएफ वगैरह मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारे लिए दिक्कत है। तो पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, जैसे ही आती है वैसे मैं पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मई, जून, जुलाई की पोस्ट हो चुकी है, और जब क्लास एक बार खत्म हो जाएगी, मई की हो चुकी है, जैसे जून की हो जाएगी, तो मैं ये जो कलर्ड वाली मैगजीन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा 2 से 3 दिन के अंदर।
अब जैसे महत्वपूर्ण खनिजों समेत भारत के अंतर्गत क्या पहल की जा रही है, ये आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या होगा, आपका मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो ऑथेंटिक माना जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आपको सरकारी प्रयास भी पता है। तो आप सीधे बस एक नाम से लिख दीजिए कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की गई है। खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी कि भारत एमएसपी का जो है कि सदस्य बन गया, जो अमेरिका के अंतर्गत चलती है। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 जारी किया गया। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, इसको भी शुरू किया गया। तो ये 4 हेडिंग में ही आपको पता हो जाना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया खनिज सुरक्षा साझेदारी, तो मुझे पता है कि ये एमएसपी होता है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला नहीं है, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जो अमेरिका के अंतर्गत 14 देशों के द्वारा चलाया जाता है, एक साझेदारी मंच है। भारत को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो भारत को क्या होगा, आसान किस्तों में, आसान दरों पे और आसानी से जो है कि कुछ महत्वपूर्ण खनिज चाहिए होंगे तो अमेरिका से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हम आगे की राह में क्या कर सकते हैं, तो खान मंत्रालय द्वारा जो भी सिफारिश है अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसे लिखिए। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई केवल एक देश पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि जैसी रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, हमारी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स में आ गई, निर्भरता में हम थे और प्रॉब्लम में आ गया, हमें कोई खनिज नहीं मिला। तो हमें अलग अलग देशों के साथ संबंध तैयार करने चाहिए और राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भी बनाना चाहिए इसके लिए। तो ये चीज़ हो गई। अब चलिए एनवायरनमेंट में भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो अब आप एक थोड़ा थोड़ा पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। विजन मैगजीन ने जो हमें हेडिंग्स दिए हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, मेन चीज़ें कि आगे की राह क्या हो सकती है, सरकारी प्रयास है, सरकारी पहल क्या हो सकती है, चुनौतियाँ क्या हो सकती है, यही हेडिंग आपको डालनी है। और इसके अंतर्गत जो हेडिंग है, बस उस हेडिंग को नोट करके आपको याद कर लेना है, क्योंकि कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जिसको आप देखते ही समझ जाओगे कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। और अगर उस हेडिंग के अंतर्गत अगर आपको पूरी की पूरी लाइन उतारनी पड़ रही है, पूरा फैक्ट उतारना पड़ा, तो इसका मतलब है कि अभी आपको पढ़ने की और आवश्यकता है, तभी आप नोट्स को बना सकेंगे। क्योंकि मैं भी दोस्तों जब 4-5 साल पहले जब नोट्स बनाने की कोशिश करता था, 3-4 साल पहले, तो मैं क्या करता था, पूरी की पूरी कॉपी कर देता था। या यूँ कहूँ कि बस अगर मान लीजिए कोई किताब 100% है तो मैं उसे 90% या 80% पूरा छाप देता था, 10% ही चीज़ों को सेलेक्ट अलग हटा पाता था। तो इससे क्या हुआ, ये तो एक जेरॉक्स हो गया। लेकिन अब मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो अब मुझे बनाते बनाते इतना अनुभव हो गया कि मैं 100% अगर कोई एक टॉपिक है, नोट्स है या किताब है, मैं उसको 20 से 25% में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा टाइम बचता है कि मैं 100 पेजों को 20-25 पेज में कवर करके ख़त्म कर देता हूँ। तो ये क्या समझ में आया कि बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपकी साथ में रेगुलर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए। अब जैसे यहाँ देखेंगे कि हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर, इसके बारे में अगर बात है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली क्या है कि कौन सी रिपोर्ट जारी हुई, तो वाइज नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई। जो कौन जारी करता है, ये जारी करता है, ये लिख दिया आपने चर्चा में। इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर लिख सकते हो कि एक जो अंतर सरकारी पैनल है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये देशों के नाम, क्योंकि भाई भारत इसमें शामिल है तो इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। साथ ही साथ अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि हिंदू को हिमालय पर अन्य प्रभाव क्या पड़ रहा है, बस हेडिंग डाल दीजिए जैव विविधता पे प्रतिकूल प्रभाव। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जैव विविधता पे प्रतिकूल प्रभाव का मतलब क्या हो सकता है, प्रजातियां विनाशित हो सकती है, वहाँ की प्रजातियां, आनुवंशिकता खत्म हो सकती है, आक्रामक प्रजातियों का जो है कि अचानक से रुतबा मतलब क्या कहेंगे, दबाव बढ़ जाएगा, सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है, फसल का नुकसान, ये सारी चीज़ें। ग्लेशियरों के में जो जमा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, अगर इनको जो है कि गति मिल गई तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन सकते हैं। एल्बिडो की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वर्तमान में 35% है, घटने से टेम्परेचर बढ़ेगा। ये इन शॉर्ट आपको लिखना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जो वाइज ने रिपोर्ट दी है उसके प्रभाव आप बता दीजिए कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो लगभग कितना, ये फैक्ट है 2015 की तुलना में 2100 में ग्लेशियर जो इतने वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेना है, लिख लेना है, क्योंकि ऑलरेडी इसको हाईलाइट करके लिखा गया। जल सुरक्षा की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि नदी जब चरम स्तर पे आ जाएगी, पीक वाटर पे आ जाएगी, तो उसके बाद कमी होने लगेगी पानी की। खतरों में वृद्धि, जैसे हिमालय की झील के टूटने से जो है कि क्या होता है, हिमनद वाली झील से बाढ़ आ जाती है। लेकिन अब इसी के आगे आपको बताना है कि इसकी बिगड़ती स्थिति से निपटने वाली चुनौती क्या है, तो खराब अनुकूलन क्षमता, जटिल और अप्रत्याशित खतरे, जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास और निम्न संरक्षण। अब यहाँ पर आप आएगा कि जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास क्या है, तो देखेंगे आप, मैगजीन ने तो खुद ही नहीं लिखा है, लेकिन क्या आप एग्जामिनर को इतना ही लिख के दे देंगे, तो आपको खुद बताना होगा कि इस क्षेत्रों में जो रहने वाले देश हैं इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और यहाँ पे उस जनसंख्या को मैनेज करने के लिए भी बुनियादी ढांचों का अभाव है। तो कहीं ना कहीं आप इस चुनौतियों से नहीं निपट पा रहे हैं। फिर इसके साथ आप हिंदू कुश हिमालय का महत्व बताइए कि यहाँ पे 12 नदियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जो हमारे मैदानी भागों में खेती के लिए काम आती हैं। फिर यहाँ से जो है कि वातावरण भी ठंडा रहता है, क्योंकि एल्बिडो की बात होती है, टूरिस्ट का काम करता है। साथ ही साथ आप लिख सकते हो कल्चरल आध्यात्मिक शक्ति के लिए माना जाता है, और क्रायोस्फीयर के घटक भी बहुत सारे, परमाफ्रॉस्ट वगैरह। तो इन शॉर्ट आपने एक लाइन में लिख दिया, और हिंदू कुश के बारे में 1-2 लाइन की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एशिया का वाटर टावर और तीसरा ध्रुव और कहाँ से कहाँ तक ये विस्तारित है।
लेकिन इसमें जो सहयोग होने में अब हम आगे की राह दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लिखिए भारत सरकार ने क्या किया, पहल क्या है। तो भारत सरकार की जो भी ये पहल है इन सबको नोट कर लीजिए, एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, बस इतना ही। और आगे की राह में आपको बता देना होगा कि क्या करना है आगे की राह में, कि जैसे अनुकूलन समन के लिए मदद, साझा देशों के बीच डेटा को शेयर करिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करिए। वहीं निगरानी नेटवर्क को भी सुधार करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना। एकीकृत का मतलब सभी देश जो है कि आपस में जितने भी देश इससे संबंधित है उनको एक एकीकृत जो है कि दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वहीं हितधारकों से परामर्श करें, जिसमें पर्वतीय समुदाय के लोग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और सरकार के लोग, ये सभी लोग शामिल होने चाहिए। तो यही तरीका था दोस्तों आपको जून की करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने का। इवन कि जून ही नहीं, ये किसी भी मंथली मैगजीन विजन की किसी भी मंथ की आप देख सकते हैं, इसके नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस क्लास से कुछ हद तक संतुष्ट हुए होंगे। देखिए सबकी नॉलेज का लेवल अलग है, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर ने तो पूरा का पूरा उतरवा दिया, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर ने कुछ नहीं बताया। तो सबका अपना अपना वेरी करेगा। लेकिन आप लोगों की अगर जो भी क्वेरीज हों, या तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आप भेज सकते हैं अपनी, वहाँ पे मैं रिप्लाई देता रहता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, या आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या नोट से समझ, या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कि आप अगली वीडियो किस पर चाहते हैं, अगला किस प्रकार के कंटेंट पे मैं आपको एक सजेशन वीडियो बनाऊं, तो ये भी आप बता सकते हैं हमें। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और घटना चक्र के पूर्वावलोकन के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इसकी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरीके के क्वेरीज को लेते हुए आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन के समाधान के लिए। जय हिंद, जय भारत।